नमस्कार, मराठा विद्या प्रसारक समाज संस्था द्वारा संचालित KRT आर्ट्स, BH कॉमर्स एंड AM साइंस अर्थात KTHM कॉलेज नासिक, विभाग हिंदी, कक्षा SY BA, जिसके अंतर्गत G2 प्रश्न पत्र देखने जा रहे हैं। प्रश्न पत्र का नाम है आधुनिक हिंदी व्यंग्य साहित्य तथा व्यवहारिक हिंदी। द्वितीय सत्र के अंतर्गत आने वाली कहानी झोले, जिसके लेखक है सुभाष काबरा। इस कहानी का अध्ययन आज हम करने वाले हैं। मैं डॉक्टर जगदीश परदेसी। आइए सर्वप्रथम हम कहानीकार सुभाष काबरा जी का परिचय देखते हैं। सुभाष काबरा एक हास्य कवि, साहित्यकार और मंच संचालक है। आपका जन्म अकोला, महाराष्ट्र में सन 1955 में हुआ था। स्नातक की शिक्षा LRT कॉलेज ऑफ कॉमर्स, अकोला में संपन्न होने के पश्चात इन्होंने मुंबई में कई टेलीविजन शोज, रेडियो कार्यक्रम और कवि सम्मेलनों का सफल संचालन किया हुआ है। इनकी प्रकाशित पुस्तकें हैं कबूतर खाने के लोग, कुछ तो है, मंझधार के पार, पढ़ो समझो और मत मानो, बच्चों की बातें, मानद उपाधि एवं सम्मान, कवि श्याम ज्वालामुखी सम्मान, हिंदी सेवा समिति सम्मान अकोला 2015, रामनाथ गोयंका साहित्य रत्न सम्मान 2016, महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य रत्न सम्मान बाल साहित्य पुरस्कार 2016 और MRC गौरव सम्मान आदि इन्हें प्राप्त है। आइए इनके द्वारा रचित कहानी झोले देखते हैं। इस कहानी का प्रथम भाग इस प्रकार है। कहानी झोले, लेखक है सुभाष काबरा। 50 के पार का पुरुष दो पाटों के बीच साबुत बना रहने की कामना करने वाला एक असहाय प्राणी होता है, जिसके अपने घर में उसका कुछ भी नहीं होता। एक और तो उसके अति वृद्ध माता पिता पूरे घर को मंदिर बनाने में जी जान से जुट रहते, तो दूसरी ओर अति युवा पुत्र और पुत्रियां पूरे घर को क्लब हाउस और मिनी थिएटर में पूरी तरह बदल देने की जी तोड़ कोशिश करते रहते। अपनी चोटी और कान की बालियां नौजवानों को सौंपकर पुरुषों की तरह व्यवहार करती हुई बेटियों और अच्छे संस्कारों को अपने विदेशी जूतों से रात दिन रौंदते रहने वाले बेटों के साथ गुजारा करना कोई हंसी खेल नहीं है। यह खेल इस घर में जिम्मेदार बड़ों को हर रोज खेलना पड़ता है। कभी मन मसोस कर, कभी अकेले में आंसू बहाकर, तो कभी सुनी निगाहों से इन अपनों के चेहरे निहार निहार। दो दो पीढ़ियों के बीच त्रिशंकु बना यह असहाय सोचता है कि सहायता की गुहार किससे लगाओ। कानों में गूंजते हैं विवाह के 7 वचन। पत्नी ने भी तो हर सुख दुख में साथ निभाने की कसम खाई थी। एक वही है जो अब भी मेरे बस में है, लेकिन वो भूल जाता है कि 25 साल पुरानी पत्नी भी कभी किसी पति के बस में आती है। पत्नी बेमन से पति का सारा तलाक सुनने के बाद लापरवाही से अपना सर झटक देती और समस्याओं को सुलझाने की बजाय कुछ ज्यादा उलझा भी देती। बूढ़े माता पिता को वृद्धाश्रम भेज देने की नेक सलाह देती है, तो पड़ोसियों के ठाट बाट का हवाला देकर बच्चों के लिए घर में एक मिनी बार बनाने का प्रस्ताव भी रखती है। पति को पहली बार पता चलता है कि आंखों के आगे अंधेरा छाने वाली कहावत किस माहौल में बनी होगी।
पति की हर बात पत्नी के नक्कार खाने में तूती की आवाज बनकर रह जाती। अंदाज तो बरसों से था, पर ये साबित भी हो जाता है कि पत्नी की नजरों में वह केवल एक अनपढ़, गंवार और अधेड़ रह गया है, जिसे न ढंग से जीना आता है और न जमाने के साथ चलना भी आता है। पत्नी के सहयोग और साथ की कामना करने वाला ये अधेड़ इस उम्र में अपने ही घर में अपनी पसंद के खाने को तरस जाता है। इतने बुरे हालात तो संघर्ष के दिन में भी नहीं थे जो आज हो गए हैं। सुबह शाम उसके सामने या तो माँ बाबूजी के लिए बनाया गया दलिया परोसा जाता है या बच्चों के लिए बनाया गया बर्गर। दोनों को देखकर आत्मा इतनी तृप्त हो जाती है कि पेट तृप्त करने की इच्छा भी मर जाती है और भूख भी। बच्चों से पूछा जाता है, बूढ़ों से भी बेमन से रो राय ली जाती है, लेकिन इस गरीबी की गिनती न 3 में होती है न 13 में। इसे दोनों वक्त केवल बना हुआ खाना खाने का अधिकार है, ये बताने का नहीं कि क्या बनाना है। बहुत याद आते हैं माँ के हाथ के आलू के पराठे और मेथी आलू की सब्जी के साथ तेरी का सरसों के तेल वाला अचार। लेकिन क्या करें, अभी तक यादों से पेट भर देने वाली किसी चमत्कार का आविष्कार ही नहीं हुआ। भोजन निगल कर हाथ धोता है तो पत्नी औपचारिकतावश इतना जरूर कह देती है कि आजकल आपकी खुराक बहुत कम हो गई है। क्या सोचते रहते हो, हमारी तो हम मस्त रहा करो। ये सोचता रह जाता हूँ कि कोशिश तो पूरी कर रहा हूँ, लेकिन ये हुनर अभी सीख नहीं पाया हूँ। घर का माहौल हर रोज एक सा रहता है। माँ बाबूजी के कमरे से राम धुन सुनाई देती है तो बच्चों के कमरे से कान फोड़ू संगीत। दोनों का संगम किसी तीसरी दुनिया का प्रतिनिधित्व करने लगता है। पुरुष सोचता है कि वो दिन कब आएगा जब मेरे पुराने कर्णप्रिय और अर्थपूर्ण गाने भी पल दो पल सुन पाऊंगा। आज तो न बड़ों से कुछ कह पाता हूँ, न ही अपने बच्चों से। दोनों के ही अपने अपने सपने हैं और दोनों को ही किसी तीसरे के सपनों से कुछ लेना देना नहीं है। फिर वो तीसरा भले ही दोनों के सपने पूरे करने वाला नींव का पत्थर ही क्यों न हो, पुरुष अपने अतीत में चला जाता है। पिता की एक आवाज पर दौड़ दौड़ कर उनका हर काम करने वाला ये पुरुष बचपन में काम करने वाले करने के बावजूद पिता की मार भी खाता था और डांट भी खाता था। डांट तो रोज आज भी खाता है, लेकिन कारण बदल गए हैं। अब बच्चों को कोई काम बताने पर बच्चे की माँ से डांट खाता है कि तुम्हें तो कोई काम धाम है ही नहीं। अब बच्चे खेले कूदे अपनी जिंदगी का आनंद ले या तुम्हारे ये 2 टके की बिजली का बिल भरने जैसे फालतू काम करते फिरे। बहस का अंजाम यह होता कि बिजली के बिल के साथ साथ घर भर के सभी के बिल घूम घूम कर इस पुरुष के हाथ में आ जाते थे। उन बिलों को उलट पुलट कर देखने और समझने की असफल कोशिश करने वाले ये इंसान जानता है कि वो किसी से कोई सवाल नहीं करता। यह भी जानता है कि इस काम से लाख मोह चुरा ले, लेकिन आखिरी तारीख से पहले ये सारे बिल लंबी लाइनों में लगकर उसे ही भरने हैं और भरने के बाद सभी मालिकों को बताना भी है कि काम समय पर कर दिया गया है। उसे याद आता है कि उस दौर में पिता बड़े सख्त रहे, माँ सरल, पर बाहर से आने पर थोड़ी डांट के बाद शिकंजी तो मिल ही जाती। अब तो खुद ठंडे पानी के लिए फ्रिज खोलो तो आवाज पहले आ जाती है कि बोतलें भरकर रख देना, बच्चों को ठंडा पानी कम पड़ जाएगा। सुनकर पानी पानी हो जाता है ये पुरुष कि इतना सम्मान लूं कैसे और इसे रखूं कहाँ पर। अपने होम स्वीट होम में कभी फुर्सत की घड़ियों में अपनी जमा पूंजी और
एफ बुक देखकर क्षण भर खुश होना चाहता है। तभी साथ वाले कमरे से माँ बाबूजी का फरमान आ जाता है कि सुन, इधर आ, देख, सुधा वाले लड़की की शादी है, परिवार का मामला है, तुझे जाना ही है, तैयारी कर ले। माँ यह कहकर एक लिस्ट थमा देती है कि यह सब समय समय पर जरूर कर दियो, चूकियो मत, नहीं तो बड़ी बदनामी होगी। कमरे में आकर हिसाब लगाता है तो पता चलता है कि 4 लाख रुपए से कम नहीं है। पेशानी पर पसीना आ जाता है। पासबुक उल्टी करके सोचता हूँ कि हर बार मैं ही क्यों, लेकिन ये खुद को धोखा देने जैसा ही है। कौन जाएगा? माँ बाबूजी बीमार और वृद्ध, बच्चे और बिजी, जो सुधा को भी नहीं पहचानने तो सुधा के बच्चों में क्या रुचि। छोटे भाई से दिमाग लगाकर कोई फायदा नहीं। अव्वल तो वो मानेगा नहीं, भूल से मान भी गया तो उसकी पत्नी उसे जाने नहीं देगी। वो हमेशा से यही मानता रहा है कि घर की बड़ी जिम्मेदारी हमेशा घर के बड़े बेटे को उठानी चाहिए, और छोटे भाई की मजाल नहीं कि वाचाल पत्नी के आगे चू भी कर सके। छोटा भाई है ही ऐसा, जोरू का गुलाम। वो माँ की बात भी नहीं मानेगा, क्योंकि जो मर्द पहली रात से ही अपनी पत्नी की पाजे में उलझ जाते हैं, उन्हें जिंदगी भर अपनी माँ का मंगलसूत्र दिखाई नहीं देता। छोटा भी उन्हीं लोगों में से है। पत्नी से इस आर्थिक संकट की चर्चा करता है तो वह अपने हाथ खड़े कर दे, कहते हैं इस मामले में मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। जिंदगी में कभी कोई प्लानिंग तुमसे नहीं हुई? अपने ऑफिस के लोगों को देखो, किसी के टेम्पो चल रहे हैं, किसी ने बेटों को पेट्रोल पंप खुलवा दिए। मेरे नसीब में ही हर महीने गिने चुने रुपल्ले लिखे। कैसे मन मार कर घर चला रही हूँ, ये मेरा दिल ही जानता है। जाते जाते तारा भी छोड़ जाती है कि तुम्हारे इसी दंड फंद की वजह से मैं पिछले 3 सालों से अपने मैके तक नहीं जा पाई हूँ। मेरे मम्मी पापा बेचारे यहाँ आकर एक एक महीने रह गए, लेकिन मेरा मैके जाना नहीं हो पाया। ये पतिदेव सोचते रह जाते हैं कि मतलब तो मिलने से है ना, हम गए या वो आ गए, बात तो एक ही है ना। लेकिन वह जानता है कि दुनिया में कुछ दिमाग ऐसे ही होते हैं जिन्हें समझाने की कोशिश करना खुद पागल होने की दिशा में उठाया गया कदम होता है। पत्नी हर रोज उससे सवाल पूछती है कि तुम्हें क्या हो गया है, और इस पुरुष का सवाल इसके ओठों पर ही अटक जाता है कि तुम्हें क्या हो गया अर्धांगिनी। जिन बच्चों को बड़ा करने में हमने साथ साथ मन दिया, वह तुम्हारा मन बच्चों के बड़े होते ही इतना बदल कैसे? मन क्या केवल बच्चों का ही होता है? पति कमबख्त पत्थर का बन गया होता है। उम्र केवल बच्चों की होती है, पति की कोई उम्र नहीं होती। इस प्रकार खुले सुभाष काबरा द्वारा लिखित कहानी का प्रथम अंश यहाँ पर समाप्त होता है। इस कहानी का अगला अंश हम दूसरी तालिका में देखते हैं।